नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन समाज में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। और इसका कारण भी है। सारे कारण जो है हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन आज पहले इस टॉपिक का नाम बताते हैं आपको। आज का जो टॉपिक हमारा वो है परख नली शिशु, जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। परख नली शिशु जो है एक बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, और ये बहुत ही नॉलेजफुल टॉपिक भी है। और साथ ही साथ क्लास 12वीं के बोर्ड एग्जाम मानव जनन या जनन एवं स्वास्थ्य चैप्टर में परख नली शिशु के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी समझते हैं, सीखते हैं, चलते हैं। इसमें बहुत सारी बातें जो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें मैं आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और यदि चैनल पर पुराने हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। हम आपको हर संभव प्रयास से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। कहा कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीक विधियों का आविष्कार किया है जिसके प्रयोग से बांझ दंपति भी संतानोत्पत्ति कर सकते। जी हाँ, प्राचीन समय की बहुत बड़ी विडंबना जो है बांझ दंपति, जिन्हें संतान के सुख से वंचित होना पड़ता था, वर्तमान में वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। करा कि इन विधियों को सहायक प्रजनन तकनीकी ART, इन विधियों को ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इसमें मैं जितने शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा, जितने मैं जो है इस वीडियो के अंदर शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा, जैसे मैं बोल सकता हूँ IUI, ET, GIFT, ZIFT, ये सारे टॉपिक जो है इनके फुल फॉर्म जो है बोर्ड की परीक्षा में लिखने को हर साल आते हैं। ठीक है ना। तो आप जितने भी मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा आप उसे कहीं नोट कर सकते हैं। और नोट करना ही नहीं है, बल्कि उसे नोट करके याद भी करना है आपको। तो चलिए, करा कि कर इस विधि में जहाँ पर एक जो है बांझ दंपति भी क्या कर सकता है, संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। इस प्रक्रिया, इस विधि को हम क्या कहते हैं, सहायक प्रजनन तकनीक या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ART कहते हैं। क्या कहते हैं? ART। परख नली शिशु तकनीक भी इन्हीं तकनीकियों में से एक है। ART में क्या होता है कि जो है बांझ दंपति भी क्या कर सकते हैं, संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। और करा कि परख नली शिशु भी एक प्रकार की ART तकनीकी है, इन तकनीक में से एक है। संसार में पहले परख नली शिशु का जन्म स्टेप्टो एवं एडवर्ड नामक वैज्ञानिकों ने प्रयासों के फलस्वरूप 25 जुलाई सन 1978 ईस्वी में ब्रिटेन के ओल्धम शहर में हुआ था। दो वैज्ञानिक थे इसके जन्मदाता, पहले थे स्टेप्टो और दूसरे थे एडवर्ड्स। स्टेप्टो और एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रयास किया था परख नली शिशु को बनाने का। और इस के अंतर्गत करा कि वैज्ञानिकों के प्रयासों के फलस्वरूप 25 जुलाई से 1978 में ब्रिटेन के ओल्धम नामक शहर में हुआ था। का जो परख नली शिशु द्वारा जो शिशु उत्पन्न किया गया था, यह शिशु एक लड़की थी जिसे ल्यूसी जॉय ब्राउन का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ल्यूसी जॉय ब्राउन। ल्यूसी ने सन 2004 में विवाह किया और हाल ही में प्राकृतिक जनन से एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। हालांकि लूसी खुद एक परख नली शिशु थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई और उसने विवाह किया तो उसने जो है प्राकृतिक तौर पर, नेचुरल तौर पर उस
क्या किया, एक बेटे को जन्म दिया। ल्यूसी के जन्म के बाद परख नली शिशु तकनीक का वैज्ञानिकों ने अत्यधिक विकास किया और जिसमें कई सारी प्रक्रियाएं आ चुकी हैं। इसमें क्या होता है कि शिशु को गर्भाशय में नहीं बल्कि एक परख नली में कुछ हद तक विकसित किया जाता है। उसके उपरांत जो है फिर से उसे गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। ये टेक्निक जो है उन जो है दंपतियों के लिए है, या आप कह सकते हैं कि उस फीमेल पार्ट के लिए है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसके गर्भाशय से अंडाणु को लेकर के जो है और कहीं ना कहीं जो है मेल पार्ट्स के जो है शुक्राणु को लेकर के एक ऐसा माहौल दिया जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है जिसमें कि वो जो है फर्टिलाइज्ड हो सके और जिसमें जो है वहाँ से जाइगोट बन सके, युग्मनज बन सके। तो परख नली शिशु एक बहुत ही बेहतर प्रक्रिया है, वैज्ञानिकों की एक बेमिसाल खोज है। तो इसमें कह रहा है कि इस तकनीक में कभी अब जो प्रक्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, सबसे पहले है अंतःगर्भाशयी शुक्राणु निषेचन। इसका फुल फॉर्म पूछता है बोर्ड में, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु निषेचन, जिसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसको हम कहते हैं आईयूटी। आईयूटी का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद ये तो फुल फॉर्म पूछता ही है, और इसके बाद जो दूसरा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतःपात्री निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तथा भ्रूण स्थानांतरण, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, भ्रूण स्थानांतरण को एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। फिर है युग्मक का अंतःफैलोपियन ट्रांसफर। युग्मक का अंतःफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, गिफ्ट, गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे GIFT कहते हैं। फिर आगे है चौथा, युग्मनज का अंतःफैलोपियन ट्रांसफर। वहाँ पे था युग्मक का अंतःफैलोपियन ट्रांसफर, यहाँ युग्मनज का है, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे ZIFT कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं। ये गिफ्ट है और ये जिफ्ट है, ठीक है ना। और दोनों के फुल फॉर्म्स अलग हैं और दोनों के मतलब अपने अपने में अलग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करा कि कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, सबसे पहले इसको जानते हैं। आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन क्या होता है, करा कि इसे हम जो है और भी क्या कह सकते हैं, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु निषेचन। इसे हम एक नाम और देते हैं, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु निषेचन। करा कि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन तब किया जाता है जब पति के जो है वीर्य में शुक्राणु क्या होते हैं, कम होते हैं। शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं, ऐसी दशा में प्रयोगशाला में पति का वीर्य निकालकर और शुक्राणु पृथक कर लेते हैं। इन शुक्राणुओं का संसाधन, या कह सकते हैं कि इनका संसाधन करके महीन कैथेटर द्वारा इन्हें पत्नी के गर्भाशय में उस समय पहुंचा देते हैं जब पत्नी के अंडाशयों में अंडाणु अंशोत्सर्ग के लिए तैयार होते हैं। मतलब कि जब पूरी तरह से यहाँ पर ओव्यूल, अंडाणु जो है क्या होते हैं, विकसित होते हैं, पूरी तरह से जो है तैयार होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, उस समय शुक्राणु को जो है निकाल कर जो है हस्बैंड से क्या किया जाता है, पत्नी के अंडाशय में अंडोत्सर्ग कर दिया जाता है, ठीक है ना। यदि पत्नी के गर्भाशय का मुख इतना संकुचित रहता है कि स्खलन के बाद भी पति के वीर्य शुक्राणु पत्नी की योनि से गर्भाशय में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब भी प्रयोगशाला में संसाधन शुक्राणुओं को कैथेटर की ही अपनी पत्नी के गर्भाशय में पहुंचाया जाता। मतलब
यहाँ पे कह रहा है कि पत्नी के गर्भाशय में किसी तरह से जो है क्या किया जाता है, शुक्राणु को पहुँचा दिया जाता है। अब वो किस प्रकार से है, उसके लिए कई टेक्निक और कई प्रकार के जो है यंत्र भी लगाए जाते हैं। अंतःपात्री निषेचन, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये महत्वपूर्ण है। अंतःपात्री निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF या भ्रूण हस्तांतरण, इसको हम ET भी कहते हैं, ठीक है ना। इस परखनली शिशु तकनीक को निम्नलिखित चरणों से बांटा जा सकता है। पहला है, देखिए, प्रत्येक मासिक चक्र में स्त्री के प्रत्येक अंडाशय में सामान्यतया एक ही अंडाशय पुटिका का विकास होता है। जितने भी मासिक चक्र होते हैं उसमें कह रहा कि स्त्री के अंडाशय में एक ही अंडाशय पुटिका का क्या होता है, विकास होता है। इसमें कि एक अंडाणु बनते हैं। कितने अंडाणु बनते हैं? एक। परख नली शिशु तकनीक को एक साथ कई अंडाणु प्रारंभ किया जाता है। परख नली शिशु में एक ही अंडाणु नहीं बना, बल्कि कई अंडाणु बनाया जाता है, ताकि प्रयोग के समय एक नष्ट हो जाए तो दूसरा बचा रहे। क्योंकि इस तकनीक की प्रक्रिया में अगले चरण में अंडाणुओं के खराब या नष्ट होने की अत्यधिक संभावना रहती है, ठीक है ना। अंडाणुओं के खराब होने की क्या होती है, अत्यधिक संभावना रहती है। इसलिए इस तकनीक में प्रथम चरण में रसायन, विशेषतया हार्मोन्स की सहायता से स्त्री के अंडाशयों में एक से ज़्यादा कई अंडाशय पुटिकाओं को निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब सामान्य जो होता है नॉर्मल तरीके से एक स्त्री के जो है यूटेरस में, एक स्त्री के गर्भाशय में एक ही जो है ओव्यूल का निर्माण होता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है, स्त्री के यूटेरस में कई जो है ओव्यूल निर्मित कराए जाते हैं, ठीक है ना। क्लोमिफिन सिट्रेस, जिसको हम कहते हैं CC, क्लोमिफिन सिट्रेस CC कहते हैं। और FSH मानव रजोन वृत्ति और गनेडोट्रॉफिन और HMG मानव कैरियोनल गनेडोट्रॉफिन HCG आदि बहुत से नियंत्रित उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये वो हार्मोन्स हैं जिनकी उपस्थिति में क्या होता है, अंडाणु का विकास किया जाता है गर्भाशय के अंदर। दूसरे चरण में अंडाशयों की पूर्ण रूपरेखा विकसित अर्थात परिपक्व अंडाशय जब हो जाता है तो पुटिकाओं से अंडाणुओं को बाहर निकालकर कांच की कटोरी या पेट्री डिश में पोषक तरल पदार्थ में रखा जाता है। इसके लिए पहले लैप्रोस्कोप नामक नलीनुमा प्रकाशिक उपकरण या पराध्वनि निर्देशक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नली योनि मार्ग से भीतर डालकर अंडाशयों की सतह पर उभरी हुई पुटिकाओं में छेद करके इसमें द्वितीयक अंडक कोशिकाओं को चूसड़ खिंचाव द्वारा निकाल लिया जाता है। मतलब कि जो हम गर्भाशय में या जो हम यूट्रस में जिन अंडाणुओं का विकास कर रहे थे, उन अंडाणुओं के अंदर कह रहा है कि योनि मार्ग में जो है एक नली डालकर जो है क्या करते हैं, उन अंडाणुओं को बाहर खींच लेते हैं, ठीक है ना। और पेट्री डिश में पोषक तरल रखकर अंडक कोशिकाओं का हमारे शरीर के तापमान के बराबर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर उष्मायत्र 4 से 6 घंटे तक उष्मायन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अंडाणु को बाहर निकाल के वही तापमान दिया जाता है जो तापमान कहीं ना कहीं गर्भाशय के अंदर था, ठीक है ना। अब जब उसे क्या किया जाता है, गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है, तो शरीर का जो तापमान है वही तापमान जो है बाहर रख कर उसका 4 से 6 घंटे तक उष्मायन, यहाँ पे इनक्यूबेशन, उष्मायन को हम कह सकते हैं। उष्मायन को हम जो है मुर्गी द्वारा अंडों के सेने के तुल्य मान सकते हैं। जैसे मुर्गियां अपने अंडे को सेती हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उन अंडों का 4 से 6 घंटे तक उष्मायन करते हैं। इसके फलस्वरूप द्वितीयक अंडक कोशिकाएं परिपक्व अंडाणु में बदल जाती हैं। जो द्वितीयक परिपक्व कोशिकाएं होती हैं
जब उनका हम उष्मायन करते हैं तो वह क्या होती हैं, अंडाणुओं में बदल जाती हैं। अंडाणुओं के उष्मायन समाप्त होने के 2 घंटे पहले ही पुरुष को हस्तमैथुन द्वारा अपना वीर्य निकालने को कहा जाता है। यानी पुरुष को हस्तमैथुन द्वारा क्या किया जाता है, अपना वीर्य निकालने को कहा जाता है। जब जब वीर्य क्या कि एक विशेष घोल का वीर्य, यहाँ एक विशेष घोल द्वारा वीर्य को पतला कर दिया जाता है और इसे 2 बार अपकेंद्र मतलब घुमाया जाता है। 2 बार अपकेंद्र किया जाता है इसका, और किया जाता है। अपकेंद्र में घोल पतले अंश को निथार के हटा देते हैं, मतलब उससे पतले अंश को वीर्य के हटा देते हैं। बचे हुए गाढ़े घोल को शुक्राणु सांद्रित होते हैं और जिसे पेट्री डिश में इस घोल में थोड़ा सा पोषक तल मिलाकर उष्मायन के लिए पेट्री डिश को क्या करते हैं, 45 मिनट तक उष्मायत्रित रखा जाता है। अर्थात इसे जो है 45 मिनट तक जो उष्मा के प्रभाव में रखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद शुक्राणुओं के सांद्रित घोल को अंडाणु वाली पेट्री डिश में डालकर फिर से 18 घंटे तक उष्मायन किया जाता है। मतलब जो अंडाणु निकाला गया था उसमें शुक्राणु को मिला करके फिर उचित तापमान दे करके जो है 18 घंटे तक क्या किया जाता है, इसका उष्मायन किया जाता है, ठीक है। अब आगे कह रहा कि इन 18 घंटों के उष्मायन के दौरान शुक्राणुओं द्वारा अंडाणु का अंतःपाती निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना। अब निषेचन के फलस्वरूप बनी युग्मनज कोशिकाएं, यानी उसी परख नली में ही क्या हो चुका है, इनका फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में ही हो चुका है। निषेचन के फलस्वरूप बनी कोशिकाएं अर्थात युग्मनज जाइगोट को निकाल कर एक नई पेट्री डिश में क्या किया जाता है, वृद्धि तल रखा जाता है, जिसमें वृद्धि तत्व घुले होते हैं। अभी नई पेट्री डिश को भी उष्मायन के लिए 24 घंटे तक क्या करते हैं, रख देते हैं। आगे कह रहा है कि इस दौरान युग्मनज में विदलन प्रारंभ हो जाता है, मतलब होता कोशिकाएं विभाजित होना प्रारंभ हो जाती हैं। और जब कोशिकाएं विभाजित वो 2 से 4, 4 से 8 जो है संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो आपने शुक्राणु और जो है अंडाणु मिला के रखा था उसी कोशिकाएं विभाजन अवस्था में आ जाती हैं और ये 2 से 4, 4 से 8 संतति कोशिकाओं में क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। इन्हें कोरक खंड कहते हैं। जो कोशिकाएं बढ़ती हैं उन्हें कोरक खंड कहते हैं। इस प्रकार विदलन के फलस्वरूप युग्मनज प्रारंभिक दशा में भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। विदलन की प्रारंभिक मतलब इस कोशिकाओं के बंटने के प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। प्रायः 8 कोशिकीय भ्रूण को ही गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। जो 8 कोशिकीय भ्रूण जब बन जाता है तो उसे गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, प्रवेश भेज दिया जाता है फिर से, यानी ताकि यह गर्भाशय की दीवार में धंसकर गर्भ के रूप में स्थापित हो सके, ठीक है ना। एक विशेष प्रकार का पिचकारी द्वारा वृद्धि घोल से भ्रूण को निकालकर, एक पिचकारी द्वारा वृद्धि घोल जो हमने तैयार किया था पेट्री डिश परख नली में, उसमें से क्या भ्रूण को निकाल कर जो है योनि मार्ग के सीधे गर्भाशय के प्रारंभिक भाग में डाल देते हैं। योनि मार्ग द्वारा क्या करते हैं, गर्भाशय के प्रारंभिक डाल में डाल देते हैं। गर्भाशय की दीवार में भ्रूण को स्थापित होने के बाद शीघ्र ऑवल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, मतलब ओव्यूल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब अंडाशय के कार्पस या ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का तथा आवल के मानव कोरियोनल या गैनोट्रोपिन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बढ़ जाता है। ये जो 2 हार्मोन्स हैं, एक तो पहले प्रोजेस्टेरॉन है, ये जो है एक लैंगिक हार्मोन्स है ना, आपको पता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इन्हीं की जांच करके गर्भधारण का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि अंडाणुओं के अंतःपाती निषेचन के लिए उष्मायन विधि के अतिरिक्त अंत कोशिकद्रव्य शुक्राणु अंतःक्षेपणी से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ICSI विधि भी अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन में जो है इंजेक्शन के माध्यम से अंडाणु के अंदर शुक्राणु को क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, ठीक है ना। और आगे कह रहा कि
इस विधि अपनाई जाती है। इस विधि द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक स्वस्थ शुक्राणु को पृथक करके माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से माइक्रो इंजेक्शन पीपेट द्वारा अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अभी मैंने बताया कि इंजेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, एक इंजेक्शन या छिद्र के द्वारा, ठीक है ना। अब आगे करा कि ये GIFT गिफ्ट प्रक्रिया क्या है, जिसको हम कहते हैं गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछता है, ये भी और ये भी, दो टॉपिक इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कह रहा कि युग्मक द्वारा अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, जिसको हम कहते हैं गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या GIFT, मादा के जनन तंत्र में उपस्थित फैलोपियन नलिका में लेप्रोस्कोप द्वारा अनिषेचित जो अंडे होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, के साथ ये 5 लाख शुक्राणु को प्रवेश करा देते हैं ना। इनके साथ कितने 5 लाख शुक्राणु को प्रवेश करा देते हैं। इस विधि में युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। अतः सुरक्षित प्रकार से प्रयोगशाला में संपन्न करते हैं। यह विधि सर्वप्रथम एरहेटल ने 1984 से 85 में विकसित की थी। फिर से कह रहा है कि एक बार और समझ लीजिए, मादा के जनन तंत्र में उपस्थित जो फैलोपियन नलिका में लेप्रोस्पोर द्वारा अनिषेचित कोशिका या अंडों को क्या कर दिया जाता है, अंडे जिनकी संख्या 2 होती है ना, उनको एक साथ या साथ 2 से 5 लाख शुक्राणु को प्रवेश, यानी 2 अंडों पर 5 से 7 लाख शुक्राणु क्या कर जाते हैं, प्रवेश करा दिए जाते हैं ना। और इस विधि को हम कहते हैं अंतःफैलोपियन ट्रांसफर GIFT कहते हैं, ठीक है ना। इसे एरहेटल ने सबसे पहले क्या किया था, एरहेटल ने दिया था। और उसके बाद युग्मनज का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या ZIFT क्या है, कह कि प्रयोगशाला में अनिषेचित किए हुए युग्मनज को 24 घंटे के पश्चात लेप्रोस्पोर द्वारा मादा के फैलोपियन नलिका में प्रवेश करा दिया जाता है। इस विधि को सबसे पहले डेवराफ एटल ने क्या किया था, एटल ने समझाया था ना। इसमें क्या विकसित किया था, इस विधि को युग्मनज का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण या ZIFT भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें प्रयोगशाला में जो है क्या करना है, निषेचित हुए युग्मनज को 24 घंटे के पश्चात लेप्रोस्कोप विधि द्वारा क्या कर मादा के फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़े। परख नली शिशु का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। हमारे यहाँ परख नली शिशु का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, चलिए भी देखते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही पारिवारिक जीवन में एक विवाह प्रथा चल रही है। मतलब एक ही विवाह, यानी एक पुरुष एक स्त्री से ही विवाह कर सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, ठीक ना। अतः कई दंपतियों में बाझपन के कारण संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। यानी कई दंपतियां जो हैं क्या होती हैं, संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। परख नली शिशु तकनीक में हर स्त्री के लिए मातृत्व सुख को संभव बनाया है। मतलब कि परख नली शिशु जो है एक ऐसी तकनीक है जो हर दंपति को मातृत्व सुख के लिए क्या संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्ग शहर में सन 1985 ईस्वी में इस तकनीक से संबंधित चौथी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसको हम कहते हैं गोष्ठी, फोर्थ वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा है कॉन्फ्रेंस यानी IVF या ET, बताया गया कि तकनीक के सुधार के कारण कई तकनीक द्वारा गर्भधारण समय समय सुगम होता जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के शहर लंदन में एक महिला ने 21 वर्ष पूर्व परिरक्षित किए गए पति के शुक्राणु का उपयोग करके परख नली शिशु तकनीक द्वारा गर्भधारण करके शिशु को जन्म दिया। मतलब 21 साल पहले उसके पति को एक शुक्राणु को जो है क्या किया गया था, सुरक्षित रखा गया था, और 21 साल बाद इसने गर्भ को धारण किया और शिशु को जन्म दिया। कभी कभी स्त्री विभिन्न समस्याओं के कारण किसी भी प्रकार के गर्भ धारण नहीं कर पाती है। ऐसी दशा में युगल दंपति के शुक्राणु अंडाणु को क्या प्रयोगशाला में निषेचित कर लिया जाता है। निषेचित अंड को स्त्री के सेरोगेट माँ
करा की गर्भधारण के रोपित कराकर उसे शिशु उत्पन्न कराया जाता है। मतलब कि जिस कभी कभी स्त्री किन्हीं कारणों से जो है क्या होता है, उसके अंडाणु में उसके गर्भाशय में शुक्राणु प्रवेश कराने के बाद भी जो है क्या होता है कि शिशु का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे स्त्रियों के अंडाणु निकाल करके जो है किसी दूसरी स्त्री के अंदर जो है क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है और उसे निषेचित करके वहां से शिशु उत्पन्न किया जाता है। और इस प्रकार की स्त्री को सेरोगेट मदर कहते हैं। सेरोगेट मदर किसे कहते हैं? सेरोगेट माता क्या होती है? सेरोगेट मदर का जो प्रश्न है ये भी हर साल बोर्ड में पूछता है कि सेरोगेट मदर क्या होती है। तो सेरोगेट मदर एक अस्थाई जो है क्या होती है, अस्थाई मातृत्व होती है शिशु के लिए, जिसमें क्या किया जाता है कि अंडाणु को निकालकर, अगर यदि किसी स्त्री में जो है क्या होता है अंडाणु का प्रॉपर विकास हो जाता है लेकिन गर्भधारण नहीं होता है, तो वहाँ से स्त्री से अंडाणु को निकालकर पुरुष से शुक्राणु को लेकर के किसी दूसरी स्त्री में क्या करना, उसे रोपित कर देना, ये सेरोगेट मदर के अंतर्गत आता है। परख नली शिशु तकनीक काफ़ी प्रचलित है, अपेक्षाकृत सस्ती हो गई अब हर जगह उपलब्ध है। और करा कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों को चाहिए कि संतान विहीन दंपतियों को पहचान करके इस तकनीक के बारे में बताएं, ठीक है ना। और इसमें जो है ये तकनीक जो है एक पूरी तरह से मेडिकली तकनीक है, जिसमें बहुत ही जो है आसान, अब तो यह तकनीक जो है हमारे आपके ज़िले में भी आ चुकी है और ये बहुत सस्ती तकनीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो वीडियो मैंने आपको समझाने का जो कुछ भी प्रयास किया है उन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके लिए जो है इसको याद करना पढ़ना जो है बहुत ही आसान रहे। तो और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। और साथ ही साथ जो भी मैंने समझाया उसको आप एक बार और जो है वीडियो को पोस्ट करके आप जो है इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ते रहिए। जो कुछ आपको ना आए कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी आपसे हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।